So the next topic is RBI पैनल ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। हाल ही में आरबीआई ने अपने कंटिजेंसी रिस्क बफर से सेंट्रल गवर्नमेंट को ₹1.7 लाख करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, वो ट्रांसफ़र किया है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस फ्रेमवर्क के अंदर आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट या पे करना पड़ता है आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मतलब लोन्स, बैड और डाउटफुल डेट्स के लिए पैसा रखकर जो बाकी की प्रॉफिट बचती है उसको जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को उसे देना पड़ता है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आरबीआई अपने अनफोर्सीन रिस्क या फिर जो फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं उसके लिए पैसे रखती है। आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे क्यों डिमांड करती रहती है और इस टाइम 1.7 लाख करोड़ का जो ट्रांसफ़र है वो आरबीआई ने गवर्नमेंट को क्यों किया? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि उसके रेवेन्यू में जो है वो शॉर्टफॉल रहता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा शॉर्टफॉल है, इसीलिए उसने आरबीआई से पैसों की जो है वो डिमांड की, और ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने डेफिसिट टारगेट्स को भी फुलफ़िल कर सके और वीक बैंक्स या फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर पैसा डालने के लिए भी जो पैसे की ज़रूरत होती है वो गवर्नमेंट को होती है, इसलिए उसने आरबीआई से पैसों की डिमांड की है। इस इमेज में आप देखेंगे कि ये एक टॉपिक है कि आरबीआई अपने रिजर्व्स कैसे बिल्ड करती है। सबसे पहले जो उसकी इनकम होती है वो कहाँ से होती है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे प्रॉफिट होता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बोरोइंग प्रोग्राम है तो उसके लिए आरबीआई फ़ीस चार्ज करती है। एंड जो करेंसी एसेट्स होती है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, उनमें जो इन्वेस्टमेंट आरबीआई करती है उसके ऊपर जो उन्हें प्रॉफिट होता है वो भी आरबीआई के लिए इनकम है। सो इन सारे सोर्सेज से आरबीआई को इनकम होती है, और फिर इन इनकम से जो डिविडेंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, और इसीलिए ये जो डिविडेंड्स पे करना और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का ही एक पार्ट है, जहाँ पर आरबीआई अपने लॉसेस या अनफोर्सीन रिस्क जो होते हैं उनके लिए पैसे रखकर बाकी पैसे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। गवर्नमेंट ने आरबीआई से हमेशा ये क्यों डिमांड की है कि उनके रिजर्व से उन्हें पैसा मिलना चाहिए और जितना मिलता है उससे ज़्यादा मिलना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि आरबीआई के पास जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो उसके नीड्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है। और इकोनॉमिस्ट ने पिछले कुछ सालों में ये भी बताया है कि जो आरबीआई के पास है वो एक्स्ट्रा कैपिटल्स हैं, और उस कैपिटल का यूज़ जो है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए इन प्रोडक्टिव एरियाज़। मालेगांव कमेटी ने भी ये एस्टिमेट करके बताया था कि 2013 में कि आरबीआई के पास 1.49 लाख करोड़ रुपीस एक्सेस है रिज़र्व में। मतलब रिज़र्व में जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा इतने लाख करोड़ जो है आरबीआई के पास मौजूद है। तो ये सारी बातें हमेशा से चलती रहती हैं कि आरबीआई को रिज़र्व से गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा पैसे भेजने चाहिए, ट्रांसफ़र करने चाहिए, और इस बार आरबीआई ने काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र किए हैं। आरबीआई को एक्सेस रिज़र्व की क्यों ज़रूरत होती है? अब आरबीआई भी बोलेगा नहीं, हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, रिज़र्व की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले उसके जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस होते हैं रेगुलरली वो जो इंटरेस्ट रेट्स हाई रेट लो ये करते रहता है, उसके लिए जो खर्च आता है उसके लिए रिज़र्व की ज़रूरत थी। करेंसी फ्लक्चुएशन जो इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, लाइक वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज़ इन कंपैरिजन टू डॉलर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते रहते हैं, तो उसके लिए फिर जो गैप आती है उसको फुलफ़िल करने के लिए रिज़र्व की ज़रूरत होती है। बॉन्ड्स की वैल्यू अगर गिर गई वहाँ पैसे की ज़रूरत होती है। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर जो स्टेरिलाइजेशन कॉस्ट होता है उसको भी आरबीआई बियर करती है। और अगर आरबीआई के ऑपरेशंस में अचानक से कुछ ज़्यादा खर्च हो गया या उसके एक्सपेंडिचर्स को भी फुलफ़िल करने के लिए रिज़र्व्स की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर एक
डाउट होता है लोगों को कि अर्निंग्स या प्रॉफिट जो आरबीआई की होती है, क्या उस पर भी आरबीआई टैक्स पे करती है, जैसे लाइक एन इंडिविजुअल कि वो अपने इनकम पे टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को? तो नहीं, आरबीआई को कोई पैसे या टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके आरबीआई के स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग वेल्थ टैक्स भी आरबीआई को पे नहीं करना होता, या फिर किसी भी तरह का इनकम टैक्स पेमेंट करने में आरबीआई को एग्जेम्पशन फैसिलिटी मिली हुई है। विल अंडरस्टैंड अबाउट बिमल जालान कमेटी। 2018 में आरबीआई ने एक कमेटी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के ऊपर बनाई थी, जिनको हेड कर रहे थे मिस्टर बिमल जालान। ये मिस्टर बिमल जालान है, वो आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का? ताकि जो आरबीआई अपने रिजर्व्स और बफर्स मेंटेन करती है, उनके स्टेटस को रिव्यू करना और जस्टिफाई करना कि क्यों आरबीआई को उस रिज़र्व की ज़रूरत है, और सजेशन भी देना कि जो ये रिज़र्व्स हैं वो किस लेवल पे मेंटेन होने चाहिए। अब इसके कुछ रिकमेंडेशंस क्या है कि इकोनॉमिक कैपिटल जो कि आरबीआई मेंटेन करती है, उसके अंदर जो है वो रियलाइज्ड इक्विटी और रीवैल्यूएशन बैलेंसेस, इन दोनों के बीच में एक क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए। ये जो आप रीवैल्यूएशन बैलेंस देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो नेट लॉसेस होता है, मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट के जो मूवमेंट होती है, उसके अंदर अगर कोई नेट लॉस होता है, या फिर गोल्ड एक्सचेंज होता है, गोल्ड की मूवमेंट होती है, वहाँ लॉस होती है, तो वहाँ पर ये रीवैल्यूएशन बैलेंसेस में उस लॉस को या उस रिज़र्व से जो है वो फिलअप किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। अब आरबीआई का जो मार्केट रिस्क है वो अभी एक स्ट्रैटेजी के तहत मेजर होता है। वो स्ट्रैटेजी का नाम है स्ट्रेस्ड वैल्यू एट रिस्क। तो इस कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि ये जो मेथोडोलॉजी है उसको चेंज करके एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल मेथोडोलॉजी अपनाई जानी चाहिए, और जो कंटिंजेंट रिस्क बफर है उसका जो रेंज होना चाहिए वो 6.5% से लेके 5.5% होना चाहिए, और आरबीआई के बैलेंस शीट में वो शो करना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 6.5% से। और एक सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आरबीआई को अपनानी चाहिए। तो ये सजेशंस थे बिमल जालान कमेटी के। नेक्स्ट टॉपिक है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अभी एक हाल में ही एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स ABBF का गठन किया है, जो फॉर्मर विजिलेंस कमिश्नर TM भसीन हेड करेंगे। और इस बोर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बैंक फ्रॉड्स 50 करोड़ से ज़्यादा के हुए हैं उनको एग्जामिन करना, और उसके बाद क्या एक्शन लेना है उसको रिकमेंड करना। एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स, ये एक फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होंगी बैंक फ्रॉड्स में, और उसके बाद जो ये केसेस है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दे दिए जाएंगे। इसके टोटल मेंबर्स 4 होंगे, और जो चेयरमैन और मेंबर्स, ये 4 में एक चेयरमैन होंगे, बाकी मेंबर्स होंगे, और उनका टेन्योर होगा वो 2 साल का होगा। ये एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड जो है वो पहले इसी तरह का काम करता था, एक अलग नाम से, एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंक कमर्शियल एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स के तहत। इसकी ज्यूरिस्डिक्शन क्या है? ये वैसे बैंक फ्रॉड्स को एग्जामिन करेगा जहाँ पर ऑफिसर्स जो जनरल मैनेजर लेवल के हों, और साथ ही साथ 50 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम या फ्रॉड हुआ हो, सिर्फ वहीं पर इसकी ज्यूरिस्डिक्शन रहेगी। अगर जनरल मैनेजर के नीचे से कोई ऑफिसर इन्वॉल्व है बैंक फ्रॉड में, तो वहाँ पर ये बोर्ड है वो दखल नहीं देगा। और अगर 50 करोड़ से भी कम है अमाउंट, लाइक 10 करोड़ का, तो वहाँ भी इसका कोई काम नहीं है। सेक्रेटेरियल सर्विसेज इस बोर्ड को आरबीआई प्रोवाइड करेगी, साथ ही जो फंडिंग है वो भी आरबीआई देगी। ये फाइनेंशियल सिस्टम का पीरियोडिक फ्रॉड एनालिसिस भी करेंगे, और साथ ही साथ आरबीआई को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी मदद करेंगे ताकि ये फ्रॉड्स ऐसे ना हो सके फ्यूचर में। ये यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं आप, पीएनबी
बैंक फ्रॉड केस के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये उसी की इमेज है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में हम जानते हैं। ये करप्शन प्रिवेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। 1964 में इसे इस्टेब्लिश किया था संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे। संथानम कमेटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए फॉर्म की गई थी। जो सीवीसी है वो स्टैट्यूटरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो 2003 में उसे ग्रांट की गई है और इसको सिविल कोर्ट के पावर्स अवेलेबल रहते हैं। 2004 में सीवीसी को एक नया काम मिला, वो ये है कि विसिल ब्लोअर्स एक्ट, जिसे हम फॉर्मली जानते हैं पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन, इतने लंबे नाम को हम शॉर्टली बोलते हैं विसिल ब्लोअर्स एक्ट। उस एक्ट के अंदर कोई भी विसिल ब्लोअर अगर कंप्लेंट या डिस्क्लोज़र करना चाहता है तो उस कंप्लेंट्स या फिर डिस्क्लोज़र को हैंडल करेगा सीवीसी। तो ये जो विसिल ब्लोअर्स एक्ट है, अगर देखा जाए तो ये सीवीसी उसे हैंडल करता है। सीवीसी एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उसमें होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं, और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक भी हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर, ये दोनों ही पोस्ट जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और ये जो पोस्ट है वो भी, उसकी जो सिलेक्शन होती है वो एक 3 मेंबर कमेटी करती है। उस 3 मेंबर कमेटी के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जो हेड करते हैं कमेटी को, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं सेकेंड मेंबर, और थर्ड मेंबर होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो दिस फैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी बनती है उस कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर, अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ये तीनों होने चाहिए। आपको ये मिसगाइड करने के लिए बोला जा सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा या फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर, ऐसे करके कुछ आपको डाउटफुल ऑप्शंस दे सकते हैं। अगर आपको ये याद रहा तो यू कैन करेक्ट द राइट ऑप्शंस वेरी इजीली। अब सीवीसी के ऊपर कुछ और अथॉरिटी या पावर्स भी हैं। सीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को भी जो है वो विजिलेंस उसको दे सकता है, उसको सुपरवाइज कर सकता है, उसके अंदर कहीं करप्शन तो नहीं हो रही है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स है उसके ऊपर जो विजिलेंस है वो भी सीवीसी ही रखती है। कमिश्नर्स जो होते हैं वो 4 साल या फिर 65 साल 65 ईयर्स होने तक वो ऑफिस में रहते हैं और वो एलिजिबल नहीं है फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। सीवीसी दिल्ली पुलिस के ऊपर भी उसकी सुपरिटेंडेंस होती है। मैंने अब यहाँ पर एक इमेज डाला है, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल रिपोर्ट है। उसके अंदर ये बताई जाता है कि 73.8% जो है वो फ्रॉड्स के रेट में इंक्रीज़ आ चुकी है। मतलब करीब करीब देखा जाए तो 50% से भी ज़्यादा इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉड्स कैन बी फाउंड इन आर कंट्री इन इंडिया। एक यहाँ पर डेटा भी दिया हुआ है कि 17-18 में 5,916 केसेस जो फ्रॉड के हैं वो रिपोर्ट हुए थे, लेकिन 2018-19 मतलब अगले साल ही जाके ये 6,801 केसेस हो गए। और यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ कि कितने रुपीज़ का जो फ्रॉड है वो हो चुका है कंट्री में। सो दिस percentage can be quoted by aspirants in mains exam also कि more than 70% fraud cases has been increased within 1 year, और ऐसे करके आप ये डेटा फैक्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैड लोन्स। आरबीआई ने डोमेस्टिक बैंक्स को अपने बैड लोन्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डायरेक्टली सेल करने की अथॉरिटी दे दी है एज अ पार्ट ऑफ वन टाइम सेटलमेंट एक्सरसाइजेस। तो इस एक्सरसाइज के अंदर अब जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स हैं, वो अपने बैड लोन्स को सेल कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। इस तरह का डिसीजन क्यों लिया गया? ताकि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडियन कॉरपोरेट्स के अंदर एक्सपोजर मिले और इंडियन कॉरपोरेट्स की जो रीच है वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स तक ज़्यादा पहुँचे। इंडियन कॉरपोरेट्स क्या कर सकते हैं? अब लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो हैं वो अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं, चाहे उनको कैपिटल की ज़रूरत हो या फिर जनरल पर्पस के लिए ज़रूरत हो। तो इसके थ्रू
वो बोरोविंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोविज़न ये है कि बैंक्स और कॉरपोरेट्स जो हैं वो अपने जो बैड लोन्स हैं वो डायरेक्टली जो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बैंकिंग के लेंडर जो हैं अब्रॉड में उनको सेल कर सकते हैं। तो दिस विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर डोमेस्टिक बैंक्स कि उनको पैसों की अगर ज़रूरत हुई तो अपने बैड लोन्स को वो बाहर जाके सेल कर सकते हैं। अब इसके वजह से बैंक्स और कंपनीज़ को एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मिल जाता है टू रेज फंड्स, ये एक और फ़ायदा है। और जो इंडियाज़ की एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो इससे काफ़ी बढ़ जाएगी, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम दूसरे पे ज़्यादा या बाहर के इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो जाएंगे और ये रिस्क बिल्डअप करता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। हम पढ़ेंगे यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के बारे में। ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जो स्पेशली बैड लोन्स के लिए बनाई जाती है। ये कंपनीज़ क्या करती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीदती है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उसके बाद उन एसेट्स का जो बैड लोन्स हो चुके हैं उनको सेल करती है, और उसके बाद जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो उनका हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ दिस बिजनेस गोज़ ऑन। एसेट आर्क के बारे में, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर्क के बारे में किसने रिकमेंड किया था? नरसिम्हन कमेटी 2 ने। और अभी हाल में सुनील मेहता कमेटी रिपोर्ट ने भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के अराउंड ही कुछ जो है वो रिकमेंडेशन की थी। इसके लिए जो लीगल बेसिस है वो कौन प्रोवाइड करता है, किस एक्ट के अंदर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इस्टेब्लिश हो सकती हैं, वो है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसको हम सरफाइसी एक्ट 2002 के नाम से भी जानते हैं। तो सरफाइसी एक्ट 2002 के अंदर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लीगल जो बैकिंग है वो मिलती है। एसेट आर्क लिमिटेड, या बोल सकते हैं आर्क IL, वॉज द फर्स्ट आर्क टू बी सेटेड बाई SBI। SBI ने फर्स्ट आर्क कंपनी जो है वो ये बनाई थी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और ICICI और SBI इसके प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स थे। अभी तक 19 आर्क्स जो है वो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या फिर डोमेस्टिक कंपनीज बैंक्स के द्वारा यूज़ की जाती है ताकि वो फॉरेन करेंसी में बाहर जाके फंड जो है वो कलेक्ट कर सके या फिर फंड बोरो कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट्स, SNRR अकाउंट्स। RBI ने अभी SNRR अकाउंट्स के जो नॉर्म्स हैं उसको थोड़े रिलैक्स कर दिए हैं, पहले वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। अभी RBI ने क्या किया है कि जो रेसिडेंट हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट मतलब नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में नहीं रहते हैं, वैसे लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं थ्रू दीज अकाउंट्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और की रिलैक्सेशन क्या मिला है कि जो 7 ईयर्स की एक टेन्योर फिक्स होती थी इन अकाउंट्स पे, SNRR अकाउंट से, उसको रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट अमेंडेड एज पर नोटिफिकेशन फेमा, तो फेमा के अंदर ये अमेंड हुआ है। अब ये जो SNRR अकाउंट्स है वो जो रेसिडेंट्स हैं आउटसाइड इंडिया के जो रहते हैं, नॉन रेसिडेंट हैं, वो इस अकाउंट का यूज़ जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो बिज़नेस होता है इंडिया में उसके लिए कर सकते हैं, और वो जो ट्रेडिंग होगी वो डॉलर्स में नहीं होके या फिर कोई अदर करेंसी में ना होके इंडियन करेंसी में हो सकती है। तो ये जो रिलैक्सेशन है पहले नहीं थी इस अकाउंट के अंदर, अब ये मिल गई है। SNRR अकाउंट क्या है? पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, और इंडिया में अगर उसका कोई बिजनेस इंटरेस्ट हो तो वो यहाँ SNRR अकाउंट जो है ओपन करवा सकता है ताकि वो रुपीज़ में जो है ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर सके। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट और NRO अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है? जो SNRR अकाउंट है वो तो हमने बता दिया कि ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर रहता हो वो खुलवा सकता है, ये ओपन अकाउंट ओपन करा सकता है। और जो NRO अकाउंट है जिसका फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है,
वो इंडिया के अंदर ओपन होता है NRI के नेम पे, ताकि जो उसके इनकम है वो इंडिया में मैनेज हो सके। और बिगेस्ट डिफरेंस क्या है कि SNRR जो है वो रीपैट्रिएबल अकाउंट है। कहने का मतलब SNRR अकाउंट के थ्रू होल्डर जो है वो अपना पैसा इंडिया से लेके अपने जहाँ पर ओरिजिन कंट्री है, जहाँ के वो हैं या रहते हैं, वहाँ पर वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। NRO अकाउंट के अंदर जो NRI होता है वो इंटरेस्ट अर्न करता है अपने डिपॉजिट्स के ऊपर, लेकिन SNRR में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन थी, लेट्स सी दैट इन्फॉर्मेशन। जो NRO अकाउंट्स होता है कैन ऑल्सो बी ओपनड विथ इनिशियल डिपॉजिट पेड इनटू एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस। मतलब पोस्ट ऑफिस में भी एज अ सेविंग अकाउंट NRO अकाउंट जो है वो ओपन हो सकता है। NRO अकाउंट किसी भी तरह के हो सकते हैं, लाइक सेविंग, करेंट या फिक्स डिपॉजिट भी होता है NRO अकाउंट पे। जो रेसिडेंट अकाउंट्स होते हैं, जो इंडिया के लोग यहाँ रहते हैं, उनके जैसा ही सेम इंटरेस्ट NRO अकाउंट पे भी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। WTO का डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म जो है वो कोलैप्स होने वाला है, ऐसी एक न्यूज़ है, जहाँ पर 7 मेंबर्स अभी करेंटली हैं, जो कि उनमें से जो 2 लोगों का टर्म है वो December 10 तक एंड हो जाएगा, ऐसी न्यूज़ थी। तो हम ये इशू समझते हैं कि क्या इशू थी। डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म जो WTO का है उसके अंदर कम से कम 3 मेंबर्स, मिनिमम 3 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन। मतलब 3 से अगर नीचे हुए मेंबर्स तो वो फंक्शन नहीं कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है कि न्यू मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया है, और जो मेंबर्स हैं उनके रीअपॉइंटमेंट को भी खारिज कर दिया है, जिससे वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, जिन्होंने 4 साल का जो अपना टेन्योर है वो पूरा कर लिया है। US ये बिलीव करता है कि WTO जो है वो US की तरफ पार्शियल है और अनफेयर है, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। हम समझते हैं कि एपिलेट बॉडी ऑफ WTO क्या होती है। ये 1995 में सेटअप हुई थी और ये 7 पर्सन की स्टैंडिंग बॉडी है। जो अपील्स जो है, जिसके अंदर एपिलेट बॉडी है, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ अपील्स किए जा सकते हैं। और अपील्स किसके थ्रू होते हैं? WTO मेंबर्स जो पैनल्स बनाते हैं फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। WTO मेंबर्स ने पैनल्स बनाए फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इस पैनल्स के अगर डिसीजन से मेंबर्स खुश नहीं है तो फिर वो अपील करते हैं एपिलेट बॉडी में, WTO के एपिलेट बॉडी में, और इस बॉडी में 7 मेंबर्स होते हैं। अब जो रीअपॉइंटमेंट या जो अपॉइंटमेंट है वो बंद हो गई है US की तरफ से, उसने रोक रखा है, तो जो एपिलेट बॉडी है वो अब न्यू जो अपील्स है उसको कंसिडर नहीं कर सकता। और अगर अपील्स कंसिडर नहीं होंगी तो जो मेंबर्स हैं उनको पैनल्स के जो रूलिंग्स हैं उसको मानना पड़ेगा, चाहे वो रूलिंग्स अब एरर्स हो या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, वो मानना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें मानना पड़ेगा मेंबर्स को, इन पैनल्स के डिसीजन को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इन पैनल्स का डिसीजन अपील में तो जाएगा नहीं। तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो डिसीजन लिया है उसे ही मान लो। अब यहाँ पर एक लाइन है, इसको अच्छे से सुनिए। इफ़ सच अ कंट्री रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ पैनल ऑन द ग्राउंड that it has no avenue for appeal, it will run the risk of facing arbitration proceedings initiated by the other party in the dispute. अब कोई पैनल मेंबर का जो डिसीजंस है, कोई कंट्री अगर उसे रिफ्यूज़ कर देती है ये कहकर कि उसके पास कोई अपील नहीं है और मतलब अपील का ऑप्शन नहीं है, तो उसके ऊपर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं अदर पार्टी के थ्रू। सो देखा जाए तो जो कंट्री अगर पैनल मेंबर्स के डिसीजन से खुश नहीं है तो दे बिकम वल्नरेबल, वो वीक हो सकते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर समझेंगे WTO के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। मिनिस्ट्रियल, यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट एक बॉडी होती है जिसमें WTO मेंबर्स होते हैं, वो पैनल कंस्ट्रक्ट करने का रिक्वेस्ट भेजते हैं। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है जो जनरल काउंसिल होती है, वो एक पैनल फॉर्म करती है और ये पैनल का जो डिसीजन है
वो एपिलेट बॉडी के ऊपर अपील किया जा सकता है। फिर यहाँ से जो डिसीजन है वो जनरल काउंसिल के पास आता है। तो दिस इज़ द लाइक बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये पैनल तक ही बात रह जाएगी, एपिलेट बॉडी का यहाँ कोई काम नहीं होगा, तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखता है। इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के ऊपर? W2 के पास इंडिया के बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, जैसे कि 2019 में ही जापान और इंडिया के बीच एक डिस्प्यूट के ऊपर अपील होने वाली थी, जिसमें इंडिया ने आयरन और स्टील प्रोडक्ट जो जापान से इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर कुछ सेफगार्ड मेजर्स लगाया था, जिसको लेके जापान नाखुश था। तो ऐसे केसेस में जो है इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अपील नहीं कर सकते हैं। इंडिया ने अभी तक 54 डिस्प्यूट्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया है और कुछ केसेस में थर्ड पार्टी भी रह चुका है। तो वो था WTO का डिस्प्यूट रिट्रेशल मैकेनिज्म। अब है नेक्स्ट टॉपिक, किम्बरले प्रोसेस। हाल ही में इंडिया ने किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम KPCS का प्लानरी मीटिंग जो है उसे होस्ट किया, जो कि इंडिया जो है इस किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम KPCS का चेयर भी था 2019 में। किम्बरले प्रोसेस समझते हैं, ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है। इट्स नॉट समझिए एक प्रोसेस तो है, लेकिन हम इसे स्कीम बोल रहे हैं क्योंकि ये एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और ये रफ डायमंड्स का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रेगुलेट करता है। फर्स्ट ये 2003 में इम्प्लीमेंट किया गया था। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के जो फ्लो है इंटरनेशनल मार्केट में उसको ये रेगुलेट करने की पूरी कोशिश करता है। और जो रफ डायमंड्स का लेजिटिमेट मतलब लीगल ट्रेडिंग होता है उसको आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। फीचर्स क्या है? ये कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ये एक स्कीम है जैसे मैंने आपको बोला, और इसका कोई परमानेंट ऑफिस या फिर परमानेंट स्टाफ नहीं होता है। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं फिर इसके? स्टेट्स या फिर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट्स मतलब कंट्रीज़ होती हैं, या फिर ऐसे इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो रफ डायमंड्स में ट्रेड करते हैं। KPCS जो है वो ट्रेडिंग जो है वो प्रोहिबिट करता है किन के साथ? नॉन KP पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स है KP के अंदर उन्हीं के बीच जो है वो ट्रेडिंग हो सकती है रफ डायमंड्स की। और ये यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेट है या फिर रेगुलेशंस है उसको ये किम्बरले प्रोसेस जो है वो फॉलो करता है। KP मेंबर्स जो हैं वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट डायमंड जो है उसको 99.8% तक प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स मतलब ये जो 0.2% कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स जो यूज़ होते हैं इंटरनेशनली, उसमें देखा जाए तो मतलब KP उसको रेगुलेट नहीं कर पाता है, 100% नहीं कर पाता है, लेकिन लाइक बोल सके तो नियर बाई 100% वो प्रिवेंट कर सकता है या कर लेता है। KPCS की 6 कमिटीज़ के अंदर इंडिया जो है हर एक वर्किंग ग्रुप और कमिटीज़ का मेंबर है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो एक है वर्किंग ग्रुप ऑन आर्टिसनल एंड एलुवियल प्रोडक्शन WGAAP। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स क्या होते हैं? इस इमेज में भी आप देख रहे हैं, ब्लड डायमंड्स भी इनको कहा जाता है। वैसे डायमंड जो वैसे एरियाज से प्रोड्यूस होते हैं जो एरियाज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट या फिर फोर्सेस के अगेंस्ट होते हैं। मैं इसको फिर से समझाती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स ब्लड डायमंड्स भी कहलाते हैं, और ये डायमंड रेबल मूवमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, या फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो वर्ल्ड में होती है उनको फाइनेंस करने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का यूज़ होता है। और ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर रेबल मूवमेंट्स लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स को गिराने के लिए अक्सर की जाती है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसे सीरिया में आप समझते होंगे, अफ़गान में हुआ, तो दीज वर लाइक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जाम्पल होते हैं। और इन सारे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को पीछे से जो बैकिंग मिलती है वो कॉन्फ्लिक्ट ये रफ डायमंड्स
के सेल से या फिर उनके प्रॉफिट से होती है, और इन्हीं डायमंड्स को कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स बोलते हैं। द ओनली करंट केस ऑफ रबल फोर्सेस कंट्रोलिंग डायमंड प्रोड्यूसिंग एरियाज इज कोट d'Ivoire. कोट d'Ivoire इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका जो अटलांटिक ओशन को बॉर्डर करता है। घाना इसके एडजेसेंट कंट्री है। माली, बुर्किना फासो, गिनी और लिबेरिया, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं कोट d'Ivoire को कंट्रोल करते हैं। और ये जो एरिया है, इस यहाँ पर रेबल फोर्सेस जो है वो डायमंड प्रोड्यूसिंग एरियाज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये अभी सिर्फ एक ही केस है जो वर्ल्ड में बचा हुआ है। सो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स आर दोज डायमंड्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज कंट्रोल्ड एरियाज लाइक कोट d'Ivoire। मैंने आपको बोला ये जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स है वो उसका जो रेशियो प्रोपोर्शन है वर्ल्ड के डायमंड प्रोडक्शन में वो लेस देन 0.1% है, तो काफ़ी कम है, और ये ड्यू टू किम्बरले प्रोसेस के वजह से है। अब किम्बरले प्रोसेस का जो चेयर है, लाइक वो किसको चेयरमैनशिप जाएगी, कौन हेड करेगा, वो कैसे डिसाइड होता है, ये एनुअली रोटेट होता है। जो पहले वाइस चेयर रहते हैं, लाइक इस साल अगर 2020 में वाइस चेयर इंडिया है तो 2021 में इंडिया विल बी द न्यू हेड। अब 2019 में इंडिया जो है उसने हेड किया इस KPAC को, तो 2018 में वो वाइस चेयरमैनशिप की पोजीशन उसने संभाली होगी KPC के अंदर। अब यहाँ पर बताया है कि 2019 में जो रशियन फेडरेशन ने वाइस चेयर की भूमिका निभाई थी, तो डेफिनेटली 2020 में इट विल हेड द KPAC। पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, ये पार्टिसिपेंट सभी कंट्रीज़ के लिए ओपन है पार्टिसिपेशन, जो चाहे यहाँ पर मेंबरशिप ले सकता है, लेकिन उनको इसके जो रेगुलेशंस हैं उसको विलिंगली जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने कंट्री में। अभी 55 पार्टिसिपेंट्स हैं जो 82 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में KPAC के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को कौन रेगुलेट करता है, वो है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये जो JEPC है वो KP सर्टिफिकेट्स भी इशू करता है, और साथ ही साथ KP सर्टिफिकेट्स जो कंट्री में आते हैं उनका भी कस्टोडियन, उनको भी ये रखता है अपने पास। डायमंड्स के बारे में जानते हैं। डायमंड्स दो तरह के डिपॉजिट से हमें मिलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डिपॉजिट कौन होते हैं, जो मैग्मा के थ्रू ऊपर आते हैं। मैग्मा जो मोल्टन रॉक होता है, वोल्केनोज के जो रॉक्स पिघल के मोल्टन रॉक बन जाते हैं और फिर वो ऊपर आता है कंड्यूट्स के थ्रू, जो मैग्मा कहलाता है। और इसी मैग्मा में जो डायमंड बियरिंग पाइप्स होते हैं वो किम्बरलाइट जो कहलाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ से प्राइमरी डिपॉजिट जो डायमंड्स मिलते हैं वो इस प्राइमरी डिपॉजिट से मिलते हैं। अब सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या हैं, जो इरोजन होती है एलुवियल सॉइल की, वहाँ से सेकेंडरी डिपॉजिट्स एलुवियल सॉइल होते हैं जो कि प्राइमरी डिपॉजिट से इरोड होके बनते हैं। सो दीज 2 types of deposits from where we get diamonds. Next topic is GAFA tax. फ्रांस एक मेजर फर्स्ट इकोनॉमी बन चुका है जो अपने कंट्री में उसने गाफा टैक्स को लागू किया है। मतलब कंट्री में वर्ल्ड में अगर किसी ने गाफा टैक्स लागू किया है तो वो फर्स्ट कंट्री है फ्रांस। गाफा टैक्स क्या होता है, ये फ्रांस के द्वारा इम्पोज किया गया टैक्स है। गाफा एक्रोनिम है गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजोन का, यहाँ आप देख सकते हैं लोगो। जो लार्जेस्ट टेक फर्म्स जो होते हैं उनकी जो टोटल एनुअल रेवेन्यू होती है उनका 3% जो टैक्स होगा उसको गाफा टैक्स बोला जाएगा। और ये जो गाफा टैक्स होगी वो वर्ल्ड कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी, बल्कि फ्रेंच कंज्यूमर्स को टैक्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के ऊपर गाफा टैक्स लागू किया जाएगा। गाफा टैक्स 2 बड़े सेक्टर्स को टारगेट करता है। फर्स्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सेकंड है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सेक्टर। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे अपने प्रोडक्ट जो सेल पे खुद
खुद के वेबसाइट पे अगर अपने प्रोडक्ट्स को डालेगी तो वो उनको टैक्स नहीं देना होगा। तो टैक्स किनको देना होगा? जो कस्टमर्स और मर्चेंट्स को, कंपनीज़ को कॉन्टैक्ट में लेके आती है, मतलब बीच में जो मेडिटर रहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उनके ऊपर ही काफ़ा टैक्स लगेगा। और वैसे एडवर्टाइजिंग सेक्टर्स के ऊपर जहाँ पर पर्सनल डेटा रीसेल की जा रही है फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस, तो वैसी कंपनीज के ऊपर भी गाफा टैक्स लागू किया जाएगा। मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR, डिजिटल पेमेंट्स के जो मर्चेंट्स या कस्टमर्स हैं उनके ऊपर कोई MDR चार्जेस नहीं लगेंगे। MDR क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसको ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट या TDR भी बोलते हैं। ये डिजिटल पेमेंट के ऊपर जितने भी चार्जेस और टैक्स होते हैं उनको ऐड ऑन करके ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो हमें मिलता है। जैसे बैंक चार्जेस या फिर कस्टमर या मर्चेंट के बीच में जहाँ पर बैंक चार्ज करती है, तो ये सारे, या फिर प्रोसेसिंग चार्ज जो लगता है, तो ये सारे चार्जेस जो है उनको कैलकुलेट करें तो फिर MDR जो है वो उसका डेटा आपको मिल जाएगा। बैंक और मर्चेंट के बीच में ये प्री अग्रीड प्रोपोर्शन में ही यूजुअली शेयर किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस शुरू हो गया और उसके बाद फिर ये डिसीजन होगा कि बैंक और मर्चेंट के बीच में क्या MDR चार्जेस जो हैं वो लगेंगे। एक्चुअली पहले से ही MDR चार्जेस फिक्स्ड होते हैं कि बैंक और मर्चेंट को कितना कितना कैसे वो उसके अंदर प्रोसेसिंग होगी इन अ प्री अग्रीड प्रोपोर्शन। 2019 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि RBI और बैंक जो है वो MDR कॉस्ट को एब्जॉर्व करेंगे, ना ही कि कस्टमर्स उसको बियर करेगा। कैसे वो इस एक्स्ट्रा बर्डन को संभालेंगे? आपको पता है कि जो लोग हैं वो डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, तो जो कैश हैंडलिंग में पैसे बचेंगे बैंक्स को, तो वो पैसे का यूज़ जो होगा वो MDR कॉस्ट की तरफ वो लोग यूज़ कर सकते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है अपने 2019 के बजट में। नेक्स्ट टॉपिक इज BEPS एंड डबल टैक्सेशन। BEPS इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग और डबल टैक्सेशन। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक प्रोटोकॉल को साइन किया है। वो प्रोटोकॉल अमेंडमेंट के बारे में है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ब्राज़ील के बीच एक कन्वेंशन हुई थी उसको अमेंड करेगा। और ये जो कन्वेंशन थी या फिर कन्वेंशन थी गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील और इंडिया के बीच में, वो डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस के बारे में थी और फिस्कल इवेंशन को प्रिवेंट करने के बारे में थी। इंडिया अपने जो कंट्रीज़ है, ट्रेडिंग कंट्रीज़ है, उनके साथ अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन या फिर प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेशन जैसे जो कन्वेंशन है उसके साथ जो है वो दो कंट्रीज़ के बीच में MOUs होते रहते हैं और इंडिया काफ़ी ये करता है। तो ब्राज़ील और इंडिया के बीच में ये जो हुई थी उसमें कुछ अमेंडमेंट लेके आनी है, उसके लिए एक प्रोटोकॉल पे साइन हुआ है। हम समझेंगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA क्या होता है। ये दो कंट्रीज़ के बीच हुई एक टैक्स ट्रीटी होती है जिसकी वजह से टैक्स पेयर को डबल टैक्सेस ना देने पड़े। डबल टैक्सेस मतलब सोर्स कंट्री में भी जहाँ पर उसे प्रॉफिट हुआ है वहाँ टैक्स, और रेसिडेंस कंट्री जहाँ वो रहते हैं वहाँ टैक्स, मतलब दो जगह पे टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वो प्रोविजंस लेके आता है। जो DTAA का जो नीड है वो क्यों अराइज हुआ? डेफिनेटली क्योंकि टैक्स कलेक्शन में काफ़ी इम्बैलेंसेस दिखेगा कि एक जगह का टैक्स आपको दो जगह दिखाना पड़ रहा है, या फिर इंडिविजुअल का जो इनकम है वो फिर रिड्यूस हो रहा है, तो इसके वजह से बहुत कन्फ्यूजन होती थी। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये लागू किया गया। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होती है? मैंने इसको पहले शेयरिंग बोला था, सॉरी, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है जो मल्टीनेशनल कंपनी अपनाती है टू सेव द टैक्स। अब वो क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली जो है अपने प्रॉफिट को लो या फिर नो टैक्स लोकेशन पे जाके शिफ्ट कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो टैक्स स्ट्रैटेजी है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये टैक्स सिस्टम के फेयरनेस को अंडरमाइन करता है, साथ ही टैक्स पेयर्स को मोटिवेट करता है ताकि टू अवॉइड टैक्स। एक यहाँ कन्वेंशन है, मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू BEPS और BEPS प्रोजेक्ट। मतलब
BEPS प्रोजेक्ट के बारे में हम जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया, और G20 के भी मदद से, क्यों, ताकि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है या BEPS प्रोजेक्ट है उसको रोका जा सके। ये 1 जुलाई 2018 को फोर्स में आया। फाउंडिंग मेंबर जो है वो इंडिया भी रह चुका है। ये BEPS को एड्रेस करने के लिए 15 एक्शंस हैं उसको रिकमेंड करता है। साथ ही साथ स्पेसिफिक टैक्स ट्रीटी को एक्सक्लूड करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये दो या दो से ज़्यादा अगर पार्टीज़ कोई टैक्स ट्रीटी है उनके बीच में, तो उसको मॉडिफाई भी करता है। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग टैक्स ट्रीटी के साथ ये साथ साथ चलता है, ना कि टैक्स ट्रीटीज़ को रिप्लेस करता है।